हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 12 मार्च और 18 मार्च को। तो इस वाले वीडियो में हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, अगर आपका किसी भी शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम है और अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सामान्य हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, अमर्ष किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रेम, दया, संतोष, क्रोध। सो गाइस, अमर्ष जो है ये क्रोध का पर्यायवाची शब्द होता है, और अमर्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं कोह, प्रतिघात, रोष, कोप, गुस्सा, आक्रोश। ये सभी पर्यायवाची शब्द जो हैं ये अमर्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि मदन शलाका किसका पर्यायवाची शब्द है? कौवा, चिड़िया, कोयल, कबूतर। मदन शलाका जो है गाइस ये कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम क्या बोलेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको बोलेंगे इंद्रजीत। अगला क्वेश्चन देखेगा, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? इतिवृत्त, कहानी, संस्मरण, नाटक। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इतिवृत्त। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अपकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो गाइस, अपकार का विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी, उपकार। अनिष्ट का विलोम शब्द होता है इष्ट। विनिष्ट का विलोम शब्द होता है साधारण या सामान्य। परोपकार का विलोम होता है अपकार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो अभियुक्त का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए, निरपराध। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोगी का विलोम शब्द होता है योगी। योगी का विलोम शब्द होता है भोगी, और अभियोगी का होता है अभियुक्त विलोम शब्द। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, अभिभावक से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। तो देखिए, इसमें अभिभावक पूछ रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे अभी, अभी स्टार्टिंग का शब्द, अभी आधा शब्द देखिए आप, अभिभावक। तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग का शब्द अभी, ये आपका उपसर्ग, लास्ट वाला आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर नियम याद करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अध्ययन में उपसर्ग बताइए। अधि, अधि, अधि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधि। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। उज्ज्वल, उत धन ज्वल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसमें यह पूछा जाए कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यह भी तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप हलंत देख रहे होंगे, जहां पर ये हलंत जैसा लगा हो तो वहां आंख बंद करके व्यंजन संधि पे आप टिक कर दीजिए निसंकोच होकर। अगला क्वेश्चन देखेगा, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? 2, 3, 5, 7। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 भेद किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कुल 11 स्वरों में 4 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय बहुत अधिक समय लगता है, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि ऋषि, हस स्वर, और ऐसे स्वर जो हर्ष स्वरों से अधिक समय लेते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एनक, ए। और ओ लंबे स्वरों के अंतर्गत आते हैं। साथ ही जिन स्वरों में दीर्घ स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें प्लूट स्वर कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जिन स्वरों में दीर्घ स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता हो उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलते हैं प्लूट स्वर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों में कितने भेद होते हैं?
3 वेद होते हैं। आँख बंद कर दीजिए, 3 वेद होते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें, आप लोगों को बताएगा क्या आंसर होगा। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचवटी किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंचवटी किस कवि की रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की और भी रचनाएं हैं, वो भी जान लीजिए, जैसे कि रंग में भंग, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1919 ईस्वी में। एक है इनकी रचना भारत भारती, ये प्रकाशित हुई थी 1912 ईस्वी में। एक है शकुंतला, ये रचना 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक है पंचवटी, पंचवटी जो है गाइस ये रचना 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक है त्रिपथंगा, इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। एक है साकेत, इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। एक है यशोधरा, ये जो रचना है ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक है द्वापर, ये जो रचना है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था 3/8/1886 में और 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो इनका जन्म स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। पेशे से ये लेखक थे, कवि थे। अगर इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी भाषा शैली कैसी है, तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो भाषा शैली है वो है ब्रज भाषा। इनकी मृत्यु हुई थी 12/12/1964 ईस्वी को, ठीक है। मृत्यु स्थान ज्ञात नहीं है। अवार्ड जो है इनको विशिष्ट सेवा पदक इनको दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है इसकी काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर। काली आंधी जो है गाइस ये कमलेश्वर की रचना है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, काली आंधी कमलेश्वर का एक उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कहानी देश की एक ऐसी समसामयिक राजनीति से प्रभावित है जिसमें नैतिक मूल्यों का हनन हुआ है और भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है? भारत चीन युद्ध, भारत विभाजन, गुजरात नरसंहार, आपातकाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपातकाल। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8-8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 8-8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बुरी तरह पछताना। अगर ऑप्शन में बहुत अधिक रोना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है? चौपाई, रोला, हरिगीतिका, सवैया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सवैया। सवैया छंद की परिभाषा जान लीजिए आप लोग। देखिए सवैया एक छंद है, ये 4 चरणों का समपाद वर्ण छंद है। वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। इस प्रकार सामान्य जाति व्रतों से बड़े और वर्णिक दंडकों में छोटे छंद को सवैया समझा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन वाणिक छंद नहीं है? निम्न में कौन एक वाणिक छंद नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कुंडलिया जो है ये वाणिक छंद नहीं है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि सवैया एक वाणिक छंद है। अगर ऑप्शन में सवैया हो तो आप सवैया पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि सवैया जो है एक वाणिक छंद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यमक। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि शब्दालंकार जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 33, 49। देखिए अगर हम ऑप्शन के तौर पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन के तौर पे तो खैर 9 हो जाएगा। वैसे आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कुल 10 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य भरत के अनुसार 9 हो गए, वैसे 10 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 10 ऑप्शन में दिया जाए तो 10 पे टिक कर सकते हैं, अगर 9 हो तो 9 पे टिक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो 9 जो स्थायी भाव होते हैं कौन कौन से हैं? रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय,
जुगुस्सा, विस्मय, निर्वेद, ये आपको ध्यान रखना है। तो रति का इस स्थायी भाव जो है वो श्रृंगार है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य का होता है हास्य। करुण का स्थायी भाव शोक होता है। वीर का उत्साह होता है। और रौद्र का क्रोध होता है। भयानक का भय होता है। और विपत्स का जुगुस्सा होता है। अद्भुत का हो विस्मय होता है। शांत का निर्वेद होता है। तो देखिए जो 9 रस जो 9 रस हैं जो कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विपत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये रसों की संख्या होगी आप लोगों की। मैंने आप लोगों को स्थायी भाव भी बता दिए और रसों के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए, क्योंकि रस से ये मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अमृतलाल नागर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, हबीब तनवीर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस सर्जित होता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है गाइस सरल वाक्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा शब्द शुद्ध है? चूज कीजिए ऑप्शन और आंसर दीजिएगा। कौन सा शुद्ध शब्द होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्जागरण। इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नाक का बाल होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? परेशान करना, घृणा करना, अधिक प्यारा होना, प्रतिष्ठा देना। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, क्योंकि ये क्लास आपको 10 बजे मिलनी थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण कुछ काम भी थे हमको थे, इसलिए आज की ये क्लास जो थी वो लेट हो गई है। और कल से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी 10 बजे और 7 बजे। ठीक है, कल से आप लोगों की रेगुलर क्लासें होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक कॉपी पर टाइम नोट कर लीजिए। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे और शाम को 7 बजे। नाक का बाल होना किस मुहावरे का अर्थ है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक प्यारा होना। अगर मान लीजिए अगर ऑप्शन में अधिक प्रिय होना ये दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा। थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है आज, फिर मैं आपको क्लास करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से निर्मित है? क्योंकि 22 से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है ना, इसलिए थोड़ी सी मेहनत सोच रहा हूँ कर लूँ, ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं आप लोगों के पास है। पराक्रम, प्रकाश, परिवर्तन, पराभाव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तन। उपसर्ग के बारे में जान लीजिए। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उप, समीप या पहले, मैंने आप लोगों को बताया था पहले वाला जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, आखिरी वाला शब्द जो है आपका वो प्रत्यय हो जाएगा। तो पहले प्लस सर्ग यानी कि सृष्टि करना, इसका अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आकाशीय। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? तो भाई इनमें से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? नरेंद्र हुआ, परमेश्वर हुआ, परोपकार हुआ, विद्यार्थी हुआ। विद्यार्थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो विद्याधन अर्थी हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी में जो है दीर्घ संधि होगी, इसमें गुण संधि नहीं होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तोड़ने के बाद जब आप देखेंगे विद्या देख रहे हैं तो घा दिख रहा है आपको, ऐसा घा, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ, क्योंकि बड़ा की मात्रा लगी है ना, इसको मान लिया जाए। छोटा अर्थी में आ लगा तो बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ हो जाएगा, तो यहां हो जाएगी दीर्घ संधि नियम के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। इला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? इला, सागर, आकाश, पृथ्वी, गंगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी। इला जो है गाइस ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखिए इला के पर्यायवाची शब्द होते हैं पृथ्वी, धरा, धरती, भू, उर्वी, धरित्री, अवनी, मेदिनी, क्षिति, मही, वसुंधरा, जमीन, भूमि। ये आपके इला के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, योग ऋण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योग ऋण। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। मान लीजिए अगर पेपर में पूछा जाए
कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द, तद्भव और देशज और विदेशज। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होगी? ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द की अगर हम बात करें, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अगर विदेशज शब्द की बात करें, अन्य देश की भाषा से आए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए, इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी हुआ, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी और पुर्तगाली शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा भाई? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करण तत्पुरुष। एक बार तत्पुरुष समास के बारे में जान लीजिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो वहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, आग, घी, मोती। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, आग जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए, एक होता है आपका पुल्लिंग लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो देखिए, पुल्लिंग में क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ, आओ, पा, ना आदि आते हैं वे सब अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि बाहो, लोहा आदि। स्त्रीलिंग की बात करें, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई, आवट, इया, या मतलब छोटी ई, या ऐसा हो, बड़ा ता या फिर आई, ये शब्द दिए जा रहे हो, आई हुआ, आदि आते हैं वे शब्द, आई, आहट आदि प्रत्यय लगे हों उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि मित्रता, थकावट आदि। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखेगा, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक, अकर्मक, सकर्मक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है गाइस, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, केवल 1। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कुल अवस्थाएं 3 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकंपित। अगर ऑप्शन में लुंठित हो तो आप लुंठित पे भी टिक कर सकते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, द्रविड़ या नास्तलिक। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविड़। 87 क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण, सोना। अच्छा, कौन सही सुमेलित है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुवृत्ति, विरक्ति। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपमा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें भी जान लीजिए। उपमा अलंकार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है, जैसे कि कर, कोमल, सा, कोमल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चूज कीजिए आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हितैषी। अगला क्वेश्चन देखेगा, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा यानी कि अपनी बुराई नहीं दिखना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि मूर्ख धनवान किस लोकतृत्व को चरितार्थ करता है? मूर्ख धनवान किस लोकतृत्व को चरितार्थ करता है? वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंख का अंधा, गांठ का पूरा। अगला क्वेश्चन, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकतृत्व का अर्थ है? सबका
अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी ढपली अपना अपनी राख। 94 से 95 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो जैसे कि मैंने रोटी खाया, ये तो होगा नहीं कि मैंने रोटी खाया, इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? जैसे मैंने रोटी खाई, यही तो आप बोलेंगे ना कि मैंने रोटी खाई, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, ये थोड़ी बोला जाएगा कि वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वहाँ भारी भीड़ जमा थी, आप यही बोलेंगे ना। शुद्ध बर्तनी, चूज कीजिए आंसर शुद्ध बर्तनी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आजीविका। इनमें से किस शब्द की जो बर्तनी है वो अशुद्ध है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मनोकामना, मनोकामना जो है इसकी बर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू। उर्दू जो है गाइस ये देवनागरी लिपि की भाषा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोग एक बार देवनागरी के बारे में जान लीजिए। देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे कि संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तामिल भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस शब्द की बर्तनी शुद्ध है? मूत्राशय, मूत्राशय की बर्तनी जो है वो शुद्ध हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।